मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है। उनको मोहरा बनाया गया भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और वो ये चाहते थे, उनकी ये इच्छा थी। मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है, अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी और सुरक्षा एजेंसियों के पास जब ये पुख्ता इनपुट आया है कि भाई हिंसा और बढ़ाने की कोशिश है और लार्जर बड़े तौर पर देश में हिंसा करने की कोशिश है, कहा कि ठीक है, इस्तीफा चाहिए, लो। गुब्बारे में पिन मार दिया गया। ये जो सीजेपी का गुब्बारा था, हवा निकाल दी गई। 20 जुलाई को जो कुछ आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो कुछ आपने देखा, संसद मार्ग पर आपने जो कुछ देखा, पुलिस और कथित प्रोटेस्टर्स के बीच आपने जो कुछ देखा, ये सब कुछ और बढ़ सकता था। और ये बढ़ता कब? जिस दिन हम ये वीडियो कर रहे हैं तब, कि आप आइए वहाँ पे हिस्सा बनिए। आपको हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो और जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जो जानकारी आ रही है, वो ये कि वहां कुछ लोगों की, मान लीजिए, अकारण मौत हो जाती है जंतर मंतर में, उस भीड़ में, चाहे पुलिस की गोली से या चाहे जिस भी तरह से। कोशिश क्या थी? संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। कैसे एक इस्तीफे से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब क्या करोगे? कॉकरोच क्या करोगे? काम क्या है? मॉडर्न डे हाइब्रिड वॉरफेयर, एक ऐसी लड़ाई जो बैटल ग्राउंड में नहीं हो रही, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दो देश बंदूकें ताने, टैंक ताने, एक दूसरे पर मिसाइल ताने, आमने सामने नहीं। एक ऐसी लड़ाई जो बगैर किसी युद्ध मैदान में, बगैर किसी हथियार के, केवल इंफॉर्मेशन के जरिए लड़ी जा सकती है, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन का प्रवाह, नैरेटिव बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा बिल्डिंग, और इस सब के जरिए आप किसी भी देश को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। कोई भी देश अपनी घुटनों पर आ सकता है, और यह काम कोई भी दुश्मन देश, जिस देश में भी चाहे कि बर्बादी होनी है, वहीं के लोगों को, उन लोगों को उनके ही सरकार के खिलाफ, उनके ही देश के खिलाफ खड़े करवा कर ये करवा ले, जिसमें देश में रह रहे नागरिकों को तो यह लगता है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो कैसे अपने ही देश के खिलाफ जाकर अपने ही देश के बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। क्योंकि बाहर से इतना सब कुछ उनको फीड किया जाता है। कह दें, आप ये कहिए कि वो जो फिदाइन हमला करता है कोई भी बच्चा जो नाबालिग है, लेकिन शरीर पे बम बांध के फट रहा है, क्यों फट रहा है? क्योंकि उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उसके दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि बम फटेगा और तुम जब दूसरी दुनिया में जाओगे तुम्हारी कहानी अलग होगी। यह जो नैरेटिव का खेल होता है, यह जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का खेल होता है, जिसमें आपको सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि इसके बाद देश में सब कुछ सुनहरा और बहुत शानदार होगा, और उसके बाद जब आप अपनी सरकार, अपने देश, अपने लोगों से ही सवाल पूछने लगते हैं, वो सवाल जिनका कई बार कोई मतलब भी नहीं होता। दर्शकों, मैं आपसे एक बहुत सीधी बात कह रहा हूं, बहुत इतिहास में मत जाइए। पिछले 10-15 सालों में आपके आस पड़ोस में जो भी कथित आंदोलन हुए हैं, जिनको कहा गया कि कोई छात्र क्रांति है या जेनजी क्रांति है, उन क्रांतियों का लब्बो लुआब क्या है? उन क्रांतियों का हासिल क्या है? उन क्रांतियों के बाद उन देशों की हालत क्या है? अगर बांग्लादेश में जिहादी कट्टरपंथी लोगों की सड़कों पर निकल करके शेख हसीना को देश से निकालना, वहां पर एंटी हिंदू राइट्स करना, सड़कों पर आग लगाना, गाड़ियों को फूंकना, सरकारी दफ्तरों को फूंकना, अपने ही ऐतिहासिक निशानों को, वो ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना, अपने ही इतिहास के चिन्हों को मिटाना, जिन लोगों ने हमारे यहां खड़े होकर कहा कि यह छात्र आंदोलन है, हमारे यहां लोगों ने कहा कि देखिए अपने पड़ोस में बांग्लादेश हो रहा है, हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए। आपने पलटकर, जो भी लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि आंदोलन, क्रांति से बदलाव होता है, क्रांति से सब कुछ बदल जाता है,
आप ये बताइए बांग्लादेश में क्या बदला? आपने ये पूछा? लोकतंत्र 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 लोकतंत्र, ये सबसे ज्यादा लोकतंत्र के डफली पीटने वाले लोग कितने अलोकतांत्रिक हैं, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं। ये लोग जो डफली पीटते हैं, आप इनसे पूछो कि चीन में कौन सा लोकतंत्र है। ये लोग, ये तमाम वामपंथी संगठन और वामपंथी छात्र संगठन, जो लोग बैठे थे, जो भूख हड़ताल कर रहे थे कि हम देश के लिए बैठे हैं, आप इनसे पूछो कि रूस में कौन सा लोकतंत्र है, इनसे पूछो कि चीन में कौन सा लोकतंत्र है, पूछिए इनसे, पूछिए कि नॉर्थ कोरिया में कौन सा लोकतंत्र है। आपको एक सुनहरा सपना दिखाया जाता है और एक कह लें कि आज के दौर में जब बहुत आसान है, अरे देखिए मासूम छात्रों की ये सरकार सुन नहीं रही। मासूम छात्र, सामने मासूम छात्र है, पीछे मेरा अपना एजेंडा है, बच्चों को सामने करके मुझे नेता बनना है। लाठी पड़ेगा बच्चे को, गोली लगेगी बच्चे को, मैं रहूंगा ट्रक पर, मैं कहीं बर्गर खाऊंगा, मैं कहीं मीटिंग करूंगा, बच्चा मर जाएगा तो मैं कहूंगा अरे ये कितनी बर्बर सरकार है। लेकिन उन बच्चों को पुलिसिया गोली के सामने, बंदूक के सामने किसने झोंका? 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है दोस्त। ये कैसे हाइब्रिड वॉरफेयर से भारत लड़ेगा, एक बड़ी चिंता है कि करोड़ों की आबादी अपने घर में होगी, लाख, सवा लाख, 10,000, 20,000, 25,000 की भीड़ सड़कों पर आके उत्पात करेगी, चेतावनी देगी कि हम आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन जब बोला जाता है कि हम आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन हटाइए, इसमें हिंसा लगाइए। वो जब कह रहे कि सुनिए हम संसद तक मार्च करेंगे, का मतलब ये होता है आंदोलन हटाइए, हिंसा लगाइए कि देखिए जी हिंसा होगी। वो क्या है, आंदोलन रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जब छात्रों के सामने या भीड़ के सामने पुलिस होगी, एक आध पुलिस वाला लाठी मारेगा, वहां कोई वीडियो बनाएगा, कोई फोटो खींचेगा, पीछे बीजीएम लगाएगा, बोलेंगे देखो छात्रों को मारा, देश में रोष पैदा होगा, दुनिया भर में वीडियो फैलेगा, लोग रील देखेंगे, बोलेंगे सरकार बड़ी बदमाश सरकार है, सरकार तो बड़ी तानाशाह है। एक कैसे आपके यहां, कैसे कुछ लोग अब बेरोजगार हो गए, कैसे एक इस्तीफे से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब क्या करोगे? कॉकरोच क्या करोगे? काम क्या है? वापस गटर में? जो कह रहे हो कि हम अब करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम क्रांति करेंगे, आप दर्शकों सिलसिलेवार हम चलते। कॉकरोच जनता पार्टी एक पेज बनता है, कहां? इंस्टाग्राम पर। क्यों बनता है? बनता इसलिए है कि देश के सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, बेरोजगार युवाओं को लेकर कही गई एक टिप्पणी पर यह कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उससे जोड़ दिया जाता है जो नीट का पेपर लीक होता है। यह आंदोलन कहें तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होना चाहिए था कि भाई जज साहब ने युवाओं को कॉकरोच क्यों कहा। नहीं, सीजीआई को छोड़ के बंदूक चली गई किस तरफ? नरेंद्र मोदी की तरफ। फायरिंग रेंज में आ गए नरेंद्र मोदी और एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई। आंदोलन था, क्या था आप ये देख लो भाई। मेरी नजर में ये छात्र आंदोलन कभी था ही नहीं। क्यों नहीं था वो भी आगे बता दूंगा। कैसे जादूगर, जो मैंने पहले भी कहा है, जादूगर जब इस हाथ से करतब दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करा कि मेरी इस उंगली पे ध्यान दो, मेरे इस हाथ पर देखो, मैं अभी कबूतर निकालने वाला हूं। जब पूरी दर्शक दीर्घा इस हाथ पर ही ध्यान रखती है, क्योंकि जादूगर कह रहा है कि कबूतर यहीं से आएगा। आप उसके दूसरे हाथ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, आप उसके पीछे हो रही कलाकारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जादूगर ये चाहता है कि आप केवल ये देखिए। ये जो आंदोलन जीवी हैं बच्चों, जो जिनका काम है आंदोलन करना, जिनका काम ही ये पेशा है, उनका जॉब है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। उनका काम है अव्यवस्था खड़ा करना। उनका काम यह नहीं है कि सिस्टम जवाबदेह हो, सिस्टम अकाउंटेबल हो। उनको क्योस पैदा करना है। क्योस भी किस लिए, वो भी आगे बता देंगे। एक पार्टी बना दी गई,
जानबूझ करके देश के युवाओं को बंदूक के सामने भेजा गया 20 तारीख को। क्यों बोला गया संसद जाओ? संसद चलेंगे, अरे चलेंगे वहां जा क्या करेंगे? हम ट्रक पर रहेंगे, कोई बर्गर खाएगा, कोई मीटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि लाठी जब खाएंगे, मासूम बच्चे हैं, लगेगा चोट, कहेंगे कि देखिए बच्चों पर ये पुलिस बर्बरता कर रही है। इमोशन आएगा, भावनाएं जगेंगी, लोगों में आक्रोश होगा, हिंसा और फैलेगी, लोग और आक्रोशित होंगे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे मोदी समर्थक इस बात से बेहद नाराज हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता तो क्या करने की कोशिश थी। और इस बात का इनपुट इन एजेंसियों को भर भर के आ रहा था। सरकार आपसे नहीं कहेगी, सरकार आपसे नहीं कहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा असल में हुआ किस वजह से। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ इस वजह से क्योंकि एजेंसियों के पास ऐसा इनपुट था कि जो कुछ भी 20 जुलाई को आपने देखा, जो कुछ भी 20 जुलाई को जो कुछ आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो कुछ आपने देखा, संसद मार्ग पर आपने जो कुछ देखा, पुलिस और कथित प्रोटेस्टर्स के बीच आपने जो कुछ देखा, ये सब कुछ और बढ़ सकता था। और ये बढ़ता कब? जिस दिन हम ये वीडियो कर रहे हैं तब। जी हां, रविवार को, बीते दिन शनिवार को जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अचानक ये इस्तीफा क्यों होता है, उसकी टाइमिंग पर पहले क्यों नहीं हुआ, हम इन पर बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि कैसे एक नैरेटिव बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर में अपने ही लोग, आपके अपने लोग अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और वो कौन लोगों के इशारे पर है, कौन लोग उनसे ये होते देखना चाहते हैं, किन के इशारों पर ये हो रहा है, उनको ये पता भी नहीं होता। वो जाने अनजाने में उनको लगता है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन खेल तो कहीं और से हो रहा है। वो जो भारत को गिरते देखना चाहते हैं, वो जो भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना चाहते हैं, वो जो नरेंद्र मोदी को हारते देखना चाहते हैं। बच्चों, आपको लगा ना कि आप क्रांति कर रहे थे, कुछ अभिभावकों को लगा कि वो क्रांति कर रहे थे। हर क्रांति या कोई आंदोलन कितना पवित्र है, कितना सही है, कितना सच्चा है, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है। मैंने बार बार बोला है कि वहां कौन लोग ये आवाज उठा रहे हैं। ये बच्चों के लिए था ना आंदोलन, नीट के बच्चों के लिए। बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आप बच्चों में से कौन सा बच्चा इस आंदोलन का चेहरा है? कौन सा बच्चा? कोई एक बच्चा जो इस आंदोलन का चेहरा है? 20 लाख बच्चों ने नीट दिया, 11 साढ़े 11 लाख बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, रीनीट, जो दूसरी बार लीक भी नहीं हुआ। बार बार नीट 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 कहा गया। इस आंदोलन का चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? क्या ये चेहरे हैं अभिजीत दीपके, सौरभ दास, या ये जो लड़का है चश्मे वाला, नाम बोल रहा हूं मैं, इसका क्या नाम है ये, या फिर सोनम वांगचुक? चेहरा कौन है? और इनमें से नीट एस्पिरेंट कौन है? रील किसकी वायरल हो रही है? वीडियो किसके बन रहे हैं? बाइट कौन दे रहा है? बयान किसके आ रहे हैं? यानी आपको यह समझ में आ रहा है, ये सब नेता हो गए, अब ये सब अब नेता बन चुके हैं। तुम क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर? तुम्हारा क्या हुआ? तुम अगर नीट के विद्यार्थी थे तो नीट का तो रिजल्ट आ गया, एडमिशन होना चाहिए था, आगे की तैयारी करनी चाहिए थी। वैसे भी तुम अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ाई लड़ने गए थे तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा आंदोलन पहले दिन से सवालों के घेरे में क्यों है? क्यों लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन गलत लोगों के हाथों में है? ये लोग ही गलत हैं जो लोग कर रहे हैं। हमारे यहां कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। आतंकवादी के बगल में खड़े रहोगे तो लोग तुमको भी आतंकवादी ही समझेंगे, चोर के बगल में खड़े रहोगे तो लोग तुमको चोर ही समझेंगे। ये जो आंदोलन है, जो पहले दिन से लोगों ने सवाल, हम जैसे लोगों ने पूछा, भाई हमको यह आंदोलन नहीं लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा वो मैं बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये है यासीन मलिक। अभी ये आदमी भारत के तिहाड़ जेल में बंद है। ये है इनकी सहेली, इनकी दोस्त अरुंधति रॉय। ये जो यासीन मलिक है,
ये किसके बगल में बैठा है बेटा जिन जी, तुमको समझ में आ रहा है? इंस्टाग्राम रील फेसबुक से इतिहास नहीं पता लगेगा बेटा, वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बाप दादा माई बाप से सुनना पड़ेगा। वो आदमी हाफिज सईद है, मुंबई हमला 2008 का मास्टरमाइंड। ये आदमी JKLF का अलगाववादी नेता और आतंकवादी यासिन मलिक, इस यासिन मलिक के साथ ये घूम रही है अरुंधति रॉय। ये अरुंधति रॉय तुम्हारे इस छात्र आंदोलन में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरुंधति रॉय तुम्हारे छात्र आंदोलन को समर्थन देने आई है। ये जो यासिन मलिक है, ये इतना ताकतवर था कि एक दौर में देश के प्रधानमंत्री से आके मिलता था। लोगों को नरेंद्र मोदी, या तुमको जो लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गंदे हैं, नरेंद्र मोदी बुरे हैं, नरेंद्र मोदी बर्बाद हो जाने चाहिए, वो मैं बता रहा हूं क्यों। एक छोटा सा एग्जांपल है, वो इसीलिए क्योंकि जो यासिन मलिक, ये जो आतंकवादी है, जो दिल्ली घूम रहा था, जो पाकिस्तान जा रहा था, जो मौज में था, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने जेल में रखा हुआ है। ये फिलहाल जेल में है। मोदी इसलिए बुरा आदमी है बेटा, मोदी इसलिए बुरा आदमी है क्योंकि वो पाकिस्तान की रेल लगा देता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करता है। बहुत सारे लोग मोदी से इसलिए ही नाराज हैं। तुमको लगा ये लेडी तुम्हारे लिए आई थी छात्रों का अधिकार मांगने, तो सुन लो, 2010 में ये लेडी कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं बना रही थी। इस महिला का कहना है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा करके रखा है। जो तुम्हारी मां को गाली दे रहा है खुले में, जो तुम्हारे परिवार को उल्टा सीधा कह रहा है खुले में, तुम्हारे मां बाप को उल्टा सीधा कह रहा है, तुमको लग रहा है कि वो भविष्य में तुम्हारे भविष्य की मंगल कामना करेगा? एक उदाहरण कह रहा हूं, वो लोग जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, वो तुम्हारे इस कथित छात्र आंदोलन में है। ये जो व्यक्ति है जिसका बेटा है, ये उमर खालिद, जानते हो उमर खालिद कहां है? ये भी पिछले 6-7 साल में जेल में है। ये भी पिछले 6-7 साल से जेल में है। जेल में क्यों है? दिल्ली में दंगे हुए थे बाबू, CAA NRC के दौरान दिल्ली में दंगे हुए थे, एंटी हिंदू राइट्स हुए थे, उसकी प्लानिंग में यह शामिल था और यह इसीलिए जेल में है। यह वो उमर खालिद है जो JNU में रहकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारे घर में रहने वाला तुम्हारा भाई कह दे कि भगवान करे पिताजी की मौत हो जाए, भगवान करे कि अपने घर में आग लग जाए, उस भाई के बारे में तुम्हारी क्या राय होगी? बताओ, क्या सोचोगे? क्या है वो? मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पागल हो गया, उसका करना क्या? इसी देश का खाके, इसी देश के टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ के, स्कॉलर बन के, इंजीनियर, डॉक्टर, जाने जो भी, उसके बाद अगर ये उमर खालिद कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इसके बारे में किसी की क्या राय होनी चाहिए? इसके बाबूजी भी जाके अगर नीट छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, बोले जी नीट के वाले बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, तो तुम समझो कि खेल क्या है। इतना मुश्किल है क्या समझना? और इस उमर खालिद को जो सौरभ दास समर्थन करता हो, जो सौरभ दास उमर खालिद के साथ फोटो खिंचाता हो, यानी आप ये मानिए कि ये जो सौरभ दास जो नीट कर रहा था, इसकी सोच क्या रही हो? ये जो कथित आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ और इससे जुड़े जितने भी लोग रहे, जो लोग मतलब भूमिका में थे और जो लोग समय समय पर आते जाते रहे, इन सब का एक बैकग्राउंड है। तुम बैकग्राउंड नहीं देखते हो। तुमको लग रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है वही उसकी हकीकत है, वैसा ही वो कैरेक्टर है। नहीं होता है ऐसा। हर आदमी का एक बैकग्राउंड है। जो पड़ोसी तुम्हारे बाप से आजीवन लड़ता रहा, तुम्हारे बाप को गाली देता रहा जीवन भर, वो पड़ोसी आज तुम्हारे माथे पर हाथ रख के कह रहा बाबू बच्चा जीवन में बहुत अच्छा, आगे बढ़ो, तुमको शक होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तुम्हारे फादर से जीवन भर लड़के निकाल दिया है यार उसने, और वो आज तुम्हारा हितैषी होगा। वो अपना काम निकालना चाहता है तुम्हारे जरिए कि मैंने इसके फादर की ऐसी तैसी करके रखी, अब इसकी औलाद भी कल को बिगड़ जाए तो मुझे मजा आए। यही होता है।
वो लोग जो इस देश की प्रगति रोकना चाहते हैं, वो लोग जिनके रास्ते में नरेंद्र मोदी एक ब्रेकर की तरह है, रोड़े की तरह है, वो उस ब्रेकर को तुम्हारे मां बाप के जरिए नहीं हटा सके हैं। तुम हो जेनजी, तुमने बस देखा एक ही शासन है, नरेंद्र मोदी, तुमने कुछ और देखा ही नहीं है। तुमने चूंकि मोदी का शासन देखा है तो तुम उसी में हां अच्छा या बुरा सोच सकते हो। तुम कुछ और देखे होते तो तुमको अंदाजा होता। तुम्हारे मां बाप ने दुनिया देखी है तो उनको अच्छे बुरे का समझ ज्यादा है। तुमने मोदी ही देखा है तो तुमको लगता है ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बर्बाद है, और इसीलिए तुम्हारा ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। तो तुमसे गाली दिलवाई जा रही है, तुमको इन लोगों के बारे में पता ही नहीं है। अब तुम एक और चीज समझो, इस देश में जो भी माता पिता या जिनका भी बच्चा उस जंतर मंतर पे गया था, आपका बच्चा सही मन से जा रहा होगा कि एजुकेशन सिस्टम में ठीक होना चाहिए, यह सुधार होना चाहिए, लेकिन जो लोग इसका नेतृत्व देख रहे थे, जो लोग इसको चला रहे थे, जो लोग चाह रहे थे ये लंबा चले, उनकी मंशा पहले दिन से ये थी हिंसा हो, हिंसा हो, हिंसा हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जब अबोध बालक को जो घर से आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं कि बेटा उस जगह जाइए, वहां जाना ही है, और मैं जान रहा हूं कि वहां पहले से 10-12 लोग खड़े हैं, और बावजूद अगर उस बच्चे को मैं उस इलाके में भेज रहा हूं, मैं तो गड़बड़ कर रहा हूं। मुझे पता है कि वहां लोग खड़े हैं, मैं फिर भी भेज रहा हूं। आप कह रहे हो कि संसद की तरफ जाओ, वहां पुलिस खड़ी है, चारों तरफ पुलिस खड़ी। मैं नेता हूं तो मुझे आगे आगे चलना चाहिए, पहली लाठी मुझे पड़ेगी, लेकिन मैं हूं ट्रक पर। एक को मैंने भेज दिया है बर्गर खाने के लिए, वो भी कैमरों की निगरानी में कि मेट्रो पर रहो। एक को मैंने भेजा है, 2 लोग गए हैं मिनिस्टर के पास मीटिंग कर रहे हैं, और इस सिलसिले में भीड़ को आपने कहा भेजा वहां। यह मंशा क्या है जानते हैं? बांग्लादेश में शेख हसीना को देश क्यों छोड़ना पड़ा? हुआ ये कि पुलिस और छात्रों के बीच जो टकराव बांग्लादेश में धीरे धीरे बढ़ने लगा, शेख हसीना ने सिक्योरिटी फोर्सेस को फायर ओपन करने का ऑर्डर दे दिया। फायर ओपन हुआ, बहुत सारे छात्रों की मौत हुई। छात्रों की मौत से यह आक्रोश पूरे देश में फैल गया। बाद में क्या हुआ? शेख हसीना के घर में आक्रोशित भीड़ घुसी, वहां संसद में घुसी, ऐतिहासिक इमारतों को तहस नहस कर दिया गया, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। यह पूरी कहानी वही है जो लोग बार बार कहते रहे, बांग्लादेश करेंगे, नेपाल करेंगे, कि लोगों को, भीड़ को पुलिस के सामने भेजो, भीड़ उत्तेजित होगी, भीड़ गाली गलौज करेगी, पत्थरबाजी करेगी, पुलिस को भी चोट लगेगा। एक आधा तो पुलिस वाला ऐसा सटकीला होगा जो फायर ओपन करेगा, एक आध भी अगर मर गए तो अपनी मौज। वो बुना रहे थे ना कि लाठी मारा, लाठी मारा, लाठी मारा, बच्चों को लाठी मारा, क्यों मारा? एक बार आपने सुना कि बच्चों ने भी पत्थर मारा, पुलिस वाले भी घायल हुए, उन पुलिस वालों का भी परिवार है, उन पुलिस वालों के भी बच्चे हैं, सुना आपने? क्या वो आपको दोनों तस्वीर बता रहे थे कि हिंसा दोनों ही तरफ से हुई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती ही आपको कैसे देश के राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में घुसने दिया जाएगा? आपको जानबूझ के उस हंटर के नीचे लाया गया, और खुद कैमरे पर है। कल को जब केस बनेगा तो कह देंगे भाई साहब हम तो थे ही नहीं, भीड़ ने किया है। ये तो भीड़ की कोई शक्ल थोड़ी होती है। मेरा तो देख लीजिए, मैं तो ट्रक पे था, एक कह देता मैं बर्गर खा रहा था, एक कह देता मिनिस्टर साहब से पूछिए, मिनिस्टर साहब से हम मीटिंग कर रहे थे। मरने वाले का, जिसका बच्चा चला गया, वो क्या करेगा? उसका बच्चा दंगाई हो गया सिस्टम की नजर में। यानी इस देश में कानून ऐसे ही चलता है, जो जिस बात की सबूत नहीं है, सामने वाला बेगुनाह हुआ। लेकिन आंदोलन किसका कॉल था? लोगों की भीड़ बुलाई किसने? और जब भीड़ जिसने बुलाई तो वो भीड़ हिंसक होगी, उग्र होगी, उस भीड़ को नियंत्रण करना का जिम्मेदार, वो भीड़ उग्र ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी? मेरी। हमारे घर पार्टी है, फ्लैट पर लोगों को बुलाए तो पहले जिम्मेदार हम हैं ना जी। हमारे घर में आ गए, हमने बुलाया क्रिमिनल दोस्तों को, क्रिमिनल आ गए, वहां कुछ ऊंच नीच हो गया तो पहला जिम्मेदार कौन है? मैंने बुलाया, मैं कंट्रोल नहीं कर सका, मैंने इस तरह के लोगों को क्यों बुलाया? आप जब अपने प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल लोगों को बुला रहे हैं
पॉलिटिकल लोगों के द्वारा कॉल दिलवा रहे हैं कि भैया भीड़ जुटवाइए। छात्रों के साथ पॉलिटिकल लोगों के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, कॉल दिया जा रहा है चलो संसद। बच्चे को पता ही नहीं है बच्चा संसद जाके क्या करेगा। बच्चे को नीट का एग्जाम साफ चाहिए, नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यह कैसे तय होगा? संसद जाकर वो करना क्या है? संसद भेजा इसलिए गया कि लाठी चले, एक आध की मौत हो जाए। इसमें नहीं हुआ, चूक हो गई। वहां से मामला ये लोग और परेशान 20 तारीख के बाद। फिर इन्होंने क्या करना शुरू किया? इन्होंने कहना शुरू किया कि सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान का सरकार ने कहा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, हम कानून बदलने जा रहे हैं, हम नया बिल लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, नहीं तो फिर आंदोलन और बड़ा होगा। देश भर में प्रोटेस्ट होंगे। देश भर में प्रोटेस्ट होंगे का मतलब देश भर में हिंसा होगी। ये एक तरह की चेतावनी है, सरकार को डराया जा रहा है। ये जो मीटिंग आप देख रहे थे, ये दोनों जो बार बार जा रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिलने के लिए, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से, ये जो बार बार मीटिंग हो रही थी, उसमें इन दोनों की तरफ से जो सूत्र बताते हैं, बताया गया कि आंदोलन अब देश भर में फैलेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन फैलेगा का मतलब देश भर में हिंसा होगी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव होगा, हिंसा होगी। अब इस हिंसा में, इस भीड़ में, मान लीजिए पुलिस वाले की भीड़ में 2 लोग वर्दी पहने ऐसे ही घूम करके 2 छात्रों की मौत हो गई मान लीजिए, या किसी भी कारण से प्रोटेस्ट चल रहे अकारण से असामयिक किसी की मौत हो गई, चलते चलते किसी की हार्ट बीट रुक गया, कुछ भी हो गया। लाइफ में कब किसके साथ हो कुछ नहीं कह सकते। इसका आरोप किस पर आएगा? सरकार पर। सरकार बुज़दिल है, सरकार अनभिज्ञ बच्चों पर, मासूम बच्चों पर गोलियां चलाती है, प्रहार करती है। मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो। देश भर में क्योस, देश भर में बवाल, दुनिया भर में आर्टिकल, दुनिया भर में तबाही कि बाप रे बाप, भारत अपने युवाओं पर अत्याचार कर रहा है। यह सब होने वाला था। और महीना कौन सा? 15 अगस्त आ रहा है। 26 जनवरी को इस देश ने देखा है कि क्या हुआ था किसान आंदोलन के नाम पर। सरकार के पास भर भर के खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं कि हिंसा को बढ़ाने का प्रयास है, और लोगों को कॉल दिया जा रहा है कि और लोग आए। भीड़ बढ़ती जंतर मंतर पर, हिंसा हो सकती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 15 अगस्त को लाल किले की कॉल दे दी जाती कि चलो प्रधानमंत्री को भाषण नहीं देने देंगे, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हुआ कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि छात्रों पर से तमाम तरह के आरोप वापस लो, केस वापस लो, ले लो, कंपनसेशन दे दो। आखिरी बात वहां अटक रही है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो भी दे दो। वो मान के चल रहे थे कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देगी, लेकिन सरकार ने आपके बच्चों के लिए, आज जब ये संडे है, वहां भीड़ बढ़ती, और जो खुफिया रिपोर्ट से जो जानकारी आ रही है वो ये कि वहां कुछ लोगों की मान लीजिए अकारण मौत हो जाती है जंतर मंतर पर, उस भीड़ में, चाहे पुलिस की गोली से या चाहे जिस भी तरह से। पुलिस की गोली से किसान आंदोलन के दौरान एक आदमी की मौत नहीं हुई। तब तो यह विपक्ष कहता रहा 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। एक पुलिस की गोली या पुलिसिया कार्रवाई में किसी किसान की मौत नहीं हुई। तब तो यह कहा गया कि किसानों की मौत हो गई। जंतर मंतर पर कुछ मासूम छात्र, उनका जीवन अगर खत्म हो जाता, आपको अंदाजा है कि इस देश में क्या करने की कोशिश थी। मैंने आपको बांग्लादेश का दिया, और क्या उन्हीं खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या गिल्ट में, या फिर इसलिए कि यार अगर मेरे ही इस्तीफे पर बात अटकी हुई है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं और इनको बेरोजगार करता हूं। अब क्या करेंगे? अब इनके पास क्या काम है? ये जो कॉकरोच है बेरोजगार हो गए ना, उनका अस्तित्व अब खतरे में आ गया है एक तरह से। उनको लोग जान रहे थे, उनकी लोग बात कर रहे थे। किस लिए? ठीक है, एक प्रोटेस्ट कर रहे हो, मासूम बच्चे को भड़का रहे हो, मासूम बच्चों को सामने रख के खुद का पॉलिटिकल करियर लॉन्च करना चाहते हो। करियर लॉन्च क्यों करना चाहते हो बच्चों, वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि समझना, दोनों आंखें खुली रखो। अगर बात केवल छात्रों की होती तो यह सेलेक्टिविज्म नहीं होता। एक छात्र एक आंदोलन करेंगे, दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते
आवाज ही नहीं निकलती है। यूपी में आंदोलन करेंगे, पंजाब के सवाल पर योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। एक सेकंड सर, प्लीज पंजाब में अरे सर रुकिए। आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? आपके बच्चे पुलिसिया तंत्र और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने थे, हमारे बच्चे थे, उनको मोहरा बनाया गया भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और वो ये चाहते थे, उनकी ये इच्छा थी कि खुदा न खास्ता चाहे जैसे भी, उन्होंने कहा ना, झूठ फैलाया ना 20 जुलाई के लिए कि एक बच्ची की मौत हो गई। बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, कोई बच्ची की मौत नहीं हुई है, एक बच्ची आईसीयू में है जो दूसरे दिन बाहर आई थी। यह मौत वाला खेल बार बार खेला गया। मौत किस लिए, किसी की हत्या किस लिए, या मौत की खबर किस लिए? वो इसलिए लोगों में आक्रोश पैदा हो। वो संडे को, यानी जब मैं वीडियो कर रहा हूं, ये एक बड़ा कॉल होता, आज भीड़ ज्यादा होती, कुछ ऐसा इनपुट था एजेंसियों के पास, और इसीलिए शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, उन्होंने तो अपने इस्तीफे में भी लिख दिया, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिख दिया, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, देश की युवा शक्ति को ब्रह्म के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। उन्होंने लिख दिया साफ, बच्चों आंदोलन कितना सच्चा कितना झूठा ये आप तय करो, आप तय करना। आप जा रहे थे, इस आंदोलन का चेहरा पहले दिन से किसको बनाया? सोनम वांगचुक को। लेकिन जो सोनम वांगचुक ने जब भोजन कर लिया, भूख हड़ताल तोड़ दिया, तो अभिजीत दीपकेन गैंग का क्या कहना था? 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। सोनम जी मना कर सकते थे, सोनम जी मना कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अभी जो बीजेपी ने कंडीशन वहां पर बना रखी, दैट इज वेरी वर्स, कि उनको किडनैप करके रखा था। और कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आपने उस मंच से एक बार सोनम वांगचुक का नाम सुना? मुझे नहीं सुनाई दिया। अभिजीत दीपके, वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। ये जो डायलॉग मारा और भाई अपना जमीन उमीन कूट रहा है, इस समय सोनम वांगचुक कहां है? बताओ, चेहरे पे अब सेंटर में कौन है? वांगचुक जी की फोटो जो ये 20 तारीख को लेके रो रहा था, वांगचुक जी के लिए बेड सजाया जब दिल्ली पुलिस उठा करके ले गई। कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सो कॉल्ड सीजेपी की इतनी बड़ी जीत, मोदी की इतनी बड़ी हार हुई, वांगचुक जी की फोटो नहीं यहां होनी चाहिए थी कि सोनम सर ने कर दिखाया, सोनम सर की वजह से आज इस देश के युवाओं को न्याय मिला है? नहीं होना चाहिए था। उस समय कौन है सेंटर पर? अभिजीत दीपके, और उससे पहले सोनम सर। उससे पहले अभिजीत क्या कर रहे थे? सोनम सर भूखे थे, अभिजीत ठूस ठूस के खा रहे। ये कितना इनह्यूमन है यार, समझो ना। कोई आदमी भूखा है, तुम उसके सामने कह रहे हो कि हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर ही लड़ रहे हैं। तुम में इतनी अकल नहीं है कि उस आदमी के पीछे, भाई खाना खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सामने ही खा रहे हो, वैरायटी पर वैरायटी खा रहे हो। वो आदमी 20 दिन 25 दिन से भूखा है। आपको ये सब क्यों नहीं दिखता है यार? आपको ये सब क्यों समझ नहीं आता? ये कितना मुश्किल है समझना। जो आंदोलन सोनम वांगचुक की वजह से खड़ा हुआ, जो आंदोलन, जो भीड़ वहां सोनम वांगचुक की वजह से पहुंची, वो सोनम वांगचुक जब जश्न मन रहा था, वो सोनम वांगचुक का नाम धीरे से साइड कर दिया गया।
अब कौन है? अभिजीत दीपके, वो सौरभ दास और वो कांकर वांकर क्या नाम है जो चश्मा नाम लगाता लड़का, वो, ये सब है अब सामने। कैसे आपका यूज किया गया? देश को तो नए शिक्षा मंत्री मिल गए, लेकिन क्या कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, हिमाचल के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री, तेलंगाना की शिक्षा मंत्री, इनसे सवाल हुआ कि भाई क्या इन जगहों पर भी इस्तीफा मांगोगे? देखो क्या कह रहे हैं। सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। भाई पैर दब जाएगा। आशुतोष रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने दे। ये शीशे चढ़ाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, क्या पंजाब में करेंगे? पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मंच दिया। समझ में आ रहा है कुछ कि रील ही समझ आता है यार तुम लोगों को। मुझे लगता है लोग कह रहे थे कि इस देश का जनजी बड़ा शार्प है, जनजी बहुत समझता है। तुमको ये क्यों नहीं समझ में आया मेरे भाई? शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफे से ही सब कुछ ठीक होना है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सवाल है, तो फिर पंजाब, तमिलनाडु, इन सब राज्यों का देखो, सवाल पूछा उसने, गाड़ी बंद कर ली। क्यों जानते हो? क्योंकि ये सब वही गैंग है जिनका मकसद कोई शिक्षा व्यवस्था, देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, इससे कोई लेना देना नहीं। इनका मकसद एक ही है, मोदी हटाओ। और यही कारण है कि ये जितने लोग हम तुमको अब सिलसिलेवार सुनवा रहे हैं, ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया? और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर लगेगी कि भैया वहाँ है, वो आ जाएंगे सब लोग। आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। सामने आए। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो। मेरा जेनजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है, अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी, मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। हम बच्चों, ये जो लोग आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके भविष्य के साथ हैं, हम नीट के सवाल पर साथ हैं, ये दरअसल पिछले 12-15 सालों से यही कर रहे हैं। ये हर बार किसी न किसी मुद्दे के साथ आते हैं और भीड़ जुटाते हैं और घूम फिर कर सवाल वही कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और सुरक्षा एजेंसियों के पास जब ये पुख्ता इनपुट आया है कि भाई हिंसा और बढ़ाने की कोशिश है और लार्जर, बड़े तौर पर देश में हिंसा करने की कोशिश है, कहा कि ठीक है, इस्तीफा चाहिए, लो। गुब्बारे में पिन मार दिया गया। ये जो सीजेपी का गुब्बारा था, हवा निकाल दी गई। अब क्या करोगे? कोशिश क्या थी? संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ देगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। और ये बहुत सारी कोशिशें जो पहले हुई हैं, उन्हीं का एक हिस्सा था कि नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो, मोदी को हटा दो। क्योंकि मोदी को चुनाव में नहीं हटा पा रहे, मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे। अब उनको यह लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे मोदी हट सकता है। मोदी ने यह बात भांप ली कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लो, अब तुम हो गए खाली। एक ब्लैंक चेक अर्नब कह रहे थे
कि एक ब्लैंक चेक था, जिस ब्लैंक चेक को तुम बजा चुके हो, तुमने अमाउंट लिख दिया है उस पर, वो एक ही बार यूज हो सकता था। सीजेपी जो कुछ कर सकती थी, जो हो सकता था, वो हो गया। अब क्या करोगे? अब अगर कुछ नई कहानी के साथ आओगे तो इस बार हिसाब बढ़िया होगा, क्योंकि फिर आम लोग भी इस देश के समझ जाएंगे, वो लोग भी जिनको तुमसे सहानुभूति थी, वो लोग भी समझ जाएंगे कि यार ये सब ड्रामेबाज हैं, ये सब केवल अपना पॉलिटिकल हित के लिए बार बार मोदी के अगेंस्ट ही कहानी रच रहे हैं। तुम एक्सपोज हो जाओ। नरेंद्र मोदी वो आदमी नहीं है जो कह देंगे कि अरे एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नहीं, नरेंद्र मोदी ने हमारे आपके बच्चों को बचाया है। नरेंद्र मोदी जानते थे कि सिस्टम के सामने, जानबूझकर बंदूक के सामने, तंत्र के सामने मासूम बच्चों को खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, आप इस्तीफे से मांगते हैं, इस्तीफा ले ली, दे दिया इस्तीफा, और वो पूरा नैरेटिव, वो पूरी बिल्डिंग खत्म। बहुत सारे लोगों की तो हवा निकल गई, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि वो मान के चल रहे थे मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, मोदी जी मानेंगे ही नहीं, मोदी जी का ईगो बहुत बड़ा है। नहीं है मोदी जी का ईगो बड़ा। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान का सवाल है, हम लोगों ने पहले भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी के ही समय हटा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन यूजीसी वाला तो कोर वोटर है बीजेपी का, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पर, वो देश भी नहीं जलाते, वो आग भी नहीं लगाते, तो मोदी जी माने नहीं। इस बार सरकार को मानना पड़ा। वो समझ गए कि बच्चों को सामने रख करके खेल हो रहा है, देश में हिंसा करने की साजिश है। धर्मेंद्र प्रधान चले गए, उन्होंने तो लिख ही दिया पूरा। बच्चों, आप रील समझते हो, आप सेलिब्रिटीज के मैसेज को समझते हो। एक आकांक्षा पुरी नाम की सेलिब्रिटी है, देखो क्या कहे। बहुत से, मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए, वहाँ पे हिस्सा बनिए। आप, हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीजन है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे, क्योंकि आप लोगों को शायद वो नहीं पता, बट 80% वो चल रहा है। कम से कम लोग बता रहे हैं कि 1000 से 1500 करोड़ का पीआर पेड कैंपेन चलाया गया। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, उनको मेल के जरिए मैसेज भेजे गए। एक एक मैसेज के 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक देने की बात हुई। बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितना बड़ा सेलिब्रिटी उसी हिसाब का पैसा, जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर उस हिसाब का पैसा, मिनिमम 50,000 कि जरा सीजेपी को समर्थन कर दीजिए, जरा बच्चों के रील बना दीजिए। ये पूरी कहानी वो थी। आकांक्षा पुरी कह रही है भाई, और आकांक्षा पुरी अकेले नहीं, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं, और ये बाकायदा मेल्स है। सरकार के पास सब कुछ है। अब देखो प्रोपेगेंडा नैरेटिव क्या होता है। इस आदमी को बोला कि ये बर्गर खा रहा था, यार ये बर्गर वाला रील तुम्हारा वायरल हो गया, इसीलिए हम तुमको निकाल दे रहे। ये आदमी पूरे महीने बैठ के कचौरी ठासा है कैमरे पर, लेकिन ये पार्टी प्रेसिडेंट है। इसको निकाल दिया बलि का बकरा बना के, बोला यार तुम बर्गर खा रहे थे। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इस खेल में, जंतर मंतर वाले में, वो चाहे सोनम वांगचुक हो, अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, या वो जो दूसरा रंका नाम का जो लड़का है वो, इन सब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। कोई फुनसुक मांगड़ू नहीं है। सोनम वांगचुक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड यह है कि कांग्रेस के विधायक रहे, इनके पिता मिनिस्टर भी रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि इनके नाम पर कोई पेटेंट नहीं है। इनका चक्कर यह था, ये सरकार से नाराज इसलिए है कि सरकार एफसीआरए ला रही है। इनके 2 एनजीओस पर ऑलरेडी बैन है। दीपके, रंका, ये लोग पहले से ही एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड रहे हैं। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी ने पीछे से एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और इसमें आम मासूमों को मोहरा बना दिया गया। सरकार के सामने या पुलिसिया तंत्र के सामने कहते बलि का बकरा बनाया गया। कोशिश की गई कि कैसे भी पुलिसिया सिस्टम के अंदर 2, 4, 5 खत्म हो जाए तो फिर बवाल हो। वो पुलिस ने किया नहीं। किसान आंदोलन के दौरान भी नहीं हुआ था, उस दौरान तो लाल किले पे सब चढ़ गए थे, और इस बार भी नहीं हुआ। तो इसीलिए आप ये समझिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कुछ लोग हार जीत के तौर पर देख रहे हैं। लार्जर पिक्चर ये है कि सरकार के पास ये इनपुट था कि यार ये लोग बड़े तौर पर कुछ कर सकते हैं। फिर से कहा जा सकता है कि चलो लाल किला, कब? 15 अगस्त को कह दिया जाता चलो प्रधानमंत्री के घर,
अब पुलिस देश के बच्चों के ऊपर तो गोली नहीं चलाएगी। और यही कारण था कि सरकार ने कहा ठीक है इस्तीफा चाहिए, ले लो, दिया। अब तुम बेरोजगार हो, अब क्या करोगे? अब जब नई कहानी नए तरीके से रची जाएगी, फिर से एक नई तैयारी के साथ जब आओगे, तो सरकार भी तब तुमको तैयार मिलेगी। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।